अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 12वीं जमात का मज़मून ओ से उसमें हमारा पहला सबक संचालन स्वरूप અને महत्व यानी मुलाजिमत का ढांचा और उसकी अहमियत पढ़ेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि मुलाजिमत या मैनेजमेंट दोनों एक ही चीज़ है। अगर हमारे मन में सवाल आएगा कि टीचर ये मुलाजिमत या मैनेजमेंट ये सिर्फ आज के वक्त में आया है, आज के वक्त में ज़रूरी है, तो इसका जवाब है नहीं। मुलाजिमत मैनेजमेंट कदीम ज़माने से ही थी, क्योंकि कदीम दौर में जब इंसान जानवरों का शिकार कर कर अपनी ग़िज़ा हासिल करता था, उसके लिए भी उसे एक से ज़्यादा इंसानों की ज़रूरत पड़ती और इसी वक्त में उसे मंसूबा, रहनुमाई, एक दूसरे को जोड़कर रखना और देखरेख का काम करना पड़ता था। और इन सारे कामों को जमा कर कर उसे जो तारीफ दी गई, वो तारीफ का नाम है संचालन, मैनेजमेंट। और ये काम करने वाला मुलाजिम या मैनेजर। मगर हम 11वीं में पढ़ चुके हैं उस हिसाब से कि कारोबारी इकाई के अहम दो ही किस्में बताई गई थी। पहला था वैयक्तिक मालिकी, दूसरा था भागीदारी पेड़ी। हम इसका उर्दू लिख लेंगे। वैयक्तिक मालिकी यानी इनफरादी मालिक और दूसरा भागीदारी पेड़ी यानी हिस्सेदारी वाली इकाई। अब इन दोनों किस्मों में क्या होता था कि मालिक खुद ही इसमें काम करता था, खुद ही हिसाब की देखरेख रखता था। क्यों? क्योंकि इसका कद कैसा था? छोटा था। मगर वक्त के साथ साथ जैसे जैसे कंपनी और इकाइयों का कद बढ़ा, वैसे वैसे कंपनी में ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ी, ज़्यादा कामदारों की ज़रूरत पड़ी, ज़्यादा लेबर्स की ज़रूरत पड़ी, ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत पड़ी। और ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत पड़ी, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ी, इसलिए इन ज़्यादा पूंजी को मैनेज करने वाला, इन सारे लोगों को जोड़ने वाला, इनको बांध कर रखने वाला, इन पर काबू रखने वाला, इनकी रहनुमाई करने वाला, इनको मंसूबा बनाकर देने वाला, ऐसे किसी एक शख्स की ज़रूरत पड़ी। और वो शख्स यानी मैनेजर, मुलाजिम, और उसका काम यानी मैनेजमेंट, संचालन। ये तो हमने सिर्फ उसका इतिहास देखा ना, उसकी तारीख देखी अभी तो कि भाई कैसे आया संचालन, मुलाजिमत। अब हम उसकी तारीफ़ देखेंगे जो हमारे अलग अलग हुनरबाज ने दी है। सबसे पहले हम देखेंगे कुंतज और ओडोनेल की तारीफ़। उन्होंने क्या कहा? संचालन एटले अन्य व्यक्तियों पासेथी काम लेवानी कड़ा। उर्दू लिख लेंगे इसका। मुलाजिमत यानी दीगर अफराद से काम निकलवाने का हुनर। लिविंगस्टन ने क्या कहा? हम पहले उर्दू लिख लेंगे तीनों तारीफ का, फिर उसको समझेंगे। ओछा में ओछा समय यानी कम से कम वक्त में, ओछा में ओछा खर्चे यानी कम से कम खर्चे में, उपलब्ध साधन सगवड़ों श्रेष्ठ उपयोग करीने मुहैया सामान और सहूलतों का बेहतर इस्तेमाल कर कर एकमना निर्धारित ध्येय इकाई के तय करदा मकसद को सिद्ध करवाना कार्य ने हासिल करने के काम को संचालन कहे छे, मुलाजिमत कहते हैं। हम पूरी तारीफ फिर से देखेंगे। ओछा में ओछा खर्चे, समय, उपलब्ध साधनों सगवड़ों श्रेष्ठ उपयोग करीने एकमना निर्धारित ध्येय ने सिद्ध करवाना कार्य ने संचालन कहे छे। कम से कम वक्त में, कम से कम खर्चे में, मुहैया सामान और सहूलतों का बेहतर इस्तेमाल करके इकाई के तय करदा मकसद को हासिल करने के काम को मुलाजिमत कहेंगे। डॉक्टर जॉर्ज टेरी ने क्या कहा? डॉक्टर जॉर्ज टेरी ने कहा, संचालन एक एवी प्रवृत्ति है जे माणसों, यंत्रों, साधनों, पद्धतिओ, नाणुं अने बजारનું आयोजन करी तेना पर अंकुश राखवानुं कार्य करे छे। उर्दू लिखेंगे। मुलाजिमत यानी एक ऐसी सरगर्मी जिसमें अफराद, मशीन, सामान, तरीके, पैसे और बाजार की मंसूबाबंदी कर
उन पर काबू रखने का काम, जो इंसानी कोशिशों को रहनुमाई करने का काम करते हैं। ये तो हमने उसकी तारीफ देखी, अब हम उसका स्वरूप यानी उसका ढांचा देखेंगे। सर्वव्यापी प्रवृत्ति, संचालन को एक ऐसी सरगर्मी कहा गया है, सर्वव्यापी प्रवृत्ति यानी हर जगह मौजूद हो ऐसी सरगर्मी। कौन सी जगह मौजूद है? समाजी, मजहबी, लश्करी, तरबियती, सियासी, क्योंकि हर एक शोबे में आप कोई भी सरगर्मी करो आपको संचालन की, मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। मसलन अगर आपके स्कूल में आने का और जाने का टाइम फिक्स ना हो तो सिर्फ आप इमेजिनेशन करो, आप सोचो, कुछ बैठ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है। अगर ऐसा किसी लश्कर का हुआ, हम देखते ना वो कैसे सिस्टमेटिकली खड़े हुए होते, एक के पीछे एक होते, एक दूसरे को सैल्यूट करते, कितना डिसिप्लिन नज़र आता है ना हमें उनमें हमको। क्यों? क्योंकि उनका मैनेजमेंट, उनकी मुलाजिमत इस तरीके से होती है। वैसे ही समाजी तौर पे आप देखो हमारे समाज में भी कैसे मुलाजिमत की गई है हमारी, मजहबी तौर पर आप देखो, तरबियती इदारों में आप देखो। इसीलिए सर्वव्यापी प्रवृत्ति, इसीलिए मुलाजिमत को हर जगह मौजूद या हर जगह पाई जाने वाली सरगर्मी कहा गया है। हेतु लक्षित प्रवृत्ति, मकसद ज़दा सरगर्मी। सबसे पहले हमको हमारे दिमाग में एक बात साफ करनी होगी कि मुलाजिमत एक सामान है, उसको सामान कहा गया, हेतु लक्षी प्रवृत्ति कहा गया। क्यों सामान कहा गया? क्योंकि वो अलग अलग इंसानों को एक गोल, एक मकसद हासिल करने के लिए इकट्ठा करता है, इसके लिए उसको हेतुलक्षी प्रवृत्ति कहा गया। जिसमें भले आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी रंग के हो, कहीं से भी हो, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ एक ही मकसद को, एक ही गोल को अचीव करने के लिए, एक ही मकसद को हासिल करने के लिए आपस में कोशिश कर रहे हो, इसके लिए इसको हेतुलक्षी यानी मकसद ज़दा सरगर्मी कहा गया। तीसरा, जूथ प्रवृत्ति, गिरोह में होने वाली सरगर्मी, जिसमें दो या दो से ज़्यादा अफराद पहले से तय किए गए मकसद को हासिल करने के लिए सरगर्मी करते हैं और इस सरगर्मी को उसके अंजाम तक बेहतर तरीके से पहुंचाने के लिए, बेहतर तरीके से, वर्ड फिर से सुनना, कि अंजाम तक तो पहुंच जाएगी आपकी सरगर्मी, लेकिन बेहतर तरीके से पहुंचाना है हमको हमारी कंपनी को, हमारी इकाई को तरक्की दिलवानी है, उसकी नाकामयाबी का सबब नहीं बनना है। तो यहाँ पे क्या कहा कि गिरोह में होने वाली सरगर्मी है, लेकिन इस गिरोह का मकसद क्या है? अपनी कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी हासिल करवाना है ना। सतत चलती प्रवृत्ति, मुसलसल चलने वाली सरगर्मी। अच्छा, हमें क्या लगता है कि मुलाजिमत एक बार हो गई तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये एक बार हो गया मतलब चलो काम पूरा हो गया, दफ्तर लो, घर चले जाओ, ऐसा नहीं। मुलाजिमत मुसलसल चलने वाली सरगर्मी है। कैसे सरगर्मी है अब हम समझेंगे। मिसाल के तौर पर अगर किसी कंपनी का पहला मकसद था ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, ओके हो गया, कस्टमर्स बन गए, वेरी गुड। दूसरा, उन्होंने अपना मकसद तय किया ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले, ओके प्रॉफिट मिल गया, वेरी गुड। फिर अपनी कंपनी का कद बढ़ाना, फिर अपनी कंपनी की रेप्यूटेशन बढ़ाना, ओके। उसके बाद अपनी कंपनी को नेशनल से इंटरनेशनल बनाना, ओके। अपनी कंपनी की क्वालिटी इतनी अच्छी बनाना कि मार्केट में, बाज़ार में आपकी कंपनी का नाम हो। इस तरीके से, ये तो सिर्फ कुछ मिसालें थी ऐसी, और इससे दीगर मकसद भी तय करती है कंपनियां, और इन मकसदों को हासिल करने के लिए ही ये जो मुलाजिमत की सरगर्मी है ये मुसलसल चलती रहती है। पांचवा पॉइंट है मानवीय प्रवृत्ति, इंसानों के बीच होने वाली सरगर्मी। मुलाजिमत के सेंटर में, उसके केंद्र में अगर कोई है तो वो है इंसान, मैन पावर। क्योंकि मुलाजिमत इंसान के लिए, इंसान के ज़रिए
इंसानों से होने वाली सरगर्मी है, नो डाउट। हम मशीनों का यूज़ कर रहे हैं, मशीनों का यूज़ कर रहे थे, मशीनों को यूज़ करेंगे, लेकिन हमको किसको ध्यान में रखकर हमारा काम करना है? हमारे कस्टमर्स को, है ना। तो ये मानवीय प्रवृत्ति, इनफरादी सरगर्मी है। अच्छा, छठा पॉइंट है हमारा निर्णय प्रक्रिया, फैसला लेने की कुव्वत। फैसला लेने का अहम काम किसका होता है? मैनेजर का। और आप सोच रहे होगे, तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक बात बता दो, ये आप सोच रहे होगे उतना आसान काम नहीं होता है। बड़े से बड़ा फैसला आपको सही वक्त पर लेना होता है, क्योंकि आपका एक सही फैसला आपकी कंपनी को अर्श से आसमान की बुलंदियों तक ले जा सकता है, लेकिन आपका एक गलत फैसला आपकी कंपनी को आसमान की बुलंदियों से फर्श पर यानी ज़मीन पर भी पटक सकता है। और इसकी सारी जिम्मेदारी किसको लेनी होती है? मुलाजिम को, मैनेजर को। इसलिए निर्णय प्रक्रिया आप सोच रहे हो उतनी आसान नहीं है, लेकिन अपनी इल्म के बेस पर, अपनी काबिलियत की बेस पर, अपनी सूझबूझ से, अपने हुनर से, अपने इल्म से मैनेजर बेहतर तरीके से बेहतर फ़ैसला ले सकता है। बस इसके लिए उसको कुछ सोचने की ज़रूरत होती है, जो ये काम हर मैनेजर ठीक तरीके से, अच्छे तरीके से नहीं कर सकता। इसके लिए उसमें एक अंदरूनी सूझ होनी चाहिए, उसके अंदर हुनर होना चाहिए, उसके अंदर सही और गलत को पहचानने की कुव्वत होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट है हमारा स्वरूप में विज्ञान, कड़ा अने व्यवसाय, साइंस, फन और पेशा। मुलाजिमत को विज्ञान क्यों कहा? क्योंकि उसके अपने उसूल हैं, इसीलिए उसको कुछ राइटर्स ने विज्ञान कहा। अच्छा, लेकिन क्या सिर्फ इन उसूलों के बल पर आप मुलाजिमत कर सकते हो? तो जवाब आया नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मुलाजिमत करने के लिए आपके अंदर हुनर होना चाहिए, अंदरूनी सूझ होनी चाहिए, दूसरों पास से अपना काम कैसे निकलवाना है ये हुनर होना चाहिए। और इसीलिए मुलाजिमत को फ़न भी कहा गया है कि ये कला है, फ़न है। अच्छा, अब ये साइंस है, ये फ़न है, अब इसको तो व्यवसाय भी कहा कुछ लेखकों ने, कुछ राइटर्स ने, पेशा भी कहा कुछ एक्सपर्ट्स ने। क्यों पेशा कहा? क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि अगर आपको वकील बनना है तो आपको LLB LLM करना है, अगर आपको डॉक्टर बनना है आपको BUMS MBBS MD बनना है, अगर आपको टीचर बनना है तो आपको BA B.Ed MA B.Ed MCom B.Ed ऐसी डिग्रियां हासिल करनी होती है। उसी तरह अगर आपको मैनेजर बनना है तो आपको BBA MBA करना होता है। मतलब ये एक पेशा है कि आपको इसकी डिग्री हासिल करने के लिए पर्टिकुलर एक तय करदा मुकर्रर पढ़ाई करनी होती है। इसीलिए संचालन, मैनेजमेंट, मुलाजिमत साइंस है क्योंकि उसके उसूल हैं, फ़न है क्योंकि ये हुनर आपको आना चाहिए, पेशा है क्योंकि उसके लिए आपको मुकम्मल पढ़ाई करनी है। ये आपको हर बार 2 मार्क्स में पूछाता भी है एग्ज़ाम में, ध्यान रखना इसको। संचालननु महत्व, मुलाजिमत की अहमियत। अब मन में सवाल आता है, मुझे भी आता था जब मैं पढ़ती थी तो, कि ये सब्जेक्ट को हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या काम है, इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं चलेगा। तो अब इस सवाल का जवाब मैं आपको देने जा रही हूँ कि इसको नहीं पढ़ोगे ना तो सच में नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मुलाजिमत सिर्फ सनद या कारोबारी शोबों में ज़रूरी नहीं है। ये जैसे अभी हमने देखा इसके ढांचे में कि सर्वव्यापी प्रवृत्ति है, तो हर जगह दिखती है भाई, समाज में, सियासत में, लश्कर में, तरबियती शोबों में, हर जगह। क्या है इसकी अहमियत? जदीद दौर की अगर हम बात करें तो जदीद दौर में मुलाजिमत की बहुत अहमियत है। क्यों अहमियत है? क्योंकि किसी भी शोबे में आप कोई भी सरगर्मी कर रहे हो ना, उसी कामयाबी और नाकामयाबियों का आधार, उसका बेस आपकी मुलाजिमत पर है, आपके मैनेजमेंट पर है।
क्योंकि अगर आपकी कंपनी में जितनी जदीद मशीनें हो, जितने हुनरबाज कारीगर हो, लेबर हो, कामदार हो, लेकिन जब तक उन कारीगरों से, उन कामदार से, उन लेबर्स से आप सही वक्त पर काम नहीं निकलवा पा रहे हो ना, तब तक आप आपकी इकाई को, आपकी कंपनियों को बुलंदी पर नहीं ले जा सकते। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साबित हो गई कि भाई अगर हमको हमारी इकाई या हमारी कंपनी को कामयाबी हासिल करवानी है तो हमको मुलाजिमत करनी ही होगी या किसी मुलाजिम को अपॉइंट करना ही होगा। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो एक बेहतर मुलाजिम ना मिलने की वजह से, बेहतर मुलाजिमत ना होने की वजह से डूब चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, बंद हो चुकी है। खैर, अभी फ़िलहाल हम बात कर रहे थे मुलाजिमत की अहमियत की, मुलाजिमत की अहमियत की, है ना, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है दरेक क्षेत्र में ज़रूरी, हर एक शोबे में ज़रूरी है। क्यों हर एक शोबे में ज़रूरी है? आपने देखा है खेल के मैदान पे, आप लोग तो क्रिकेट देखते ही होंगे, है ना, कि वो अमुक कोई बल्लेबाज होता है ना, वो बहुत अच्छे रन बना रहा है, जल्दी आउट ही नहीं हो रहा है, पूरी टीम टेंशन में आ गई कि अभी इसको आउट करना है, इसको आउट कैसे करेंगे। तो सब इकट्ठा होते ऐसे गोल राउंड बनाते, एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखते और पता नहीं कुछ बड़बड़ करते और वापस से सब चले जाते। लेकिन वो तो कुछ ही सेकंड्स की या एक पर्टिकुलर मिनट, 1-2 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, उतनी मिनट की डिस्कशन होती। आपको क्या लगता है वो डिस्कशन में वो क्या बोलते होंगे? उस डिस्कशन में वो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, इस तरीके का उनका जो एक मंसूबा पहले से रेडी होता है ना, वो बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? मान लो अगर उनका प्लान ए के हिसाब से वो लोग खेल रहे थे, लेकिन प्लान ए उनका सक्सेसफुल नहीं लग रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं प्लान ए में तो हम शायद सक्सेस नहीं होंगे, तो कैप्टन सबको बुलाएगा और कहेगा प्लान बी। अब प्लान बी उनका क्या था वो तो उनको ही पता, लेकिन ये प्लान ए, प्लान बी, जब क्रिकेट मेरा आपको समझाने का यहाँ पर अंदेशा नहीं है, मैं सिर्फ आपको इतना ही समझाना चाह रही हूँ यहाँ पर कि ये हर एक शोबे में ज़रूरी है। इन्होंने पहले क्या किया? मंसूबा बनाया। फिर अब ये क्या कर रहा है कैप्टन? रहनुमाई कर रहा है कि भाई अच्छा, वो जो हमने मंसूबा नंबर ए बनाया था ना, वो चल नहीं रहा है, अभी प्लान बी पे काम करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हमने कितने पॉइंट्स देख लिए, कितने हिस्से देख लिए मुलाजिमत के? मंसूबाबंदी देख ली, संकलन यानी जुड़ाव देख लिया पूरी टीम का कि कैसे सिर्फ एक कैप्टन के बुलाने पर वो सब इकट्ठा होगा, और मार्गदर्शन, रहनुमाई देख ली कि भाई प्लान ए नहीं चल रहा है, प्लान बी को फॉलो करना है। और अंकुश कभी कभी काबू भी करना पड़ता है। कोई बॉलर है, बस इतनी धुआंधार बॉलिंग कर रहा है कि सामने वाला तो रन की बारिश कर रहा है, कैप्टन तुरंत बुलाएगा, क्या कर रहा है भाई? वो कहेगा मैं तो प्लान ए को फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा ऐसा है, तो तू एक काम कर, अब प्लान बी को फॉलो कर। ये क्या हुआ? मैनेजमेंट, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा अफराद एक तय करदा मकसद को हासिल करने के लिए आपस में काम कर रहे हैं ना। उनका मकसद क्या है? फिलहाल अपनी कंपनी को, मीन्स अपनी टीम को जीत दिलवाना। दूसरा पॉइंट है हमारा साधनों इष्टतम उपयोग, वसाइल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल। हमारी इकाई में हमारे पास कौन कौन से सामान होते, कौन कौन से वसाइल होते? ज़मीन, पूंजी, कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल्स, हमारे लेबर्स और हमारी मशीन। एक बेहतर मुलाजिम क्या करेगा? एक बेहतर मुलाजिम इन सारे सामान का, इन सारे वसाइलों का, इन सारे रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करवाएगा अपने मुलाजिमों के पास, अपने लेबर्स के पास, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल की जाए। और ज़्यादा पैदावार से क्या होगा? ज़्यादा सेलिंग होगी, फ़रोख्त होगी, ज़्यादा फ़रोख्त हुई, ज़्यादा नफ़ा हासिल होगा, ज़्यादा नफ़ा हासिल हुआ, कंपनी की तरक्की होगी, और कंपनी की तरक्की यानी मुलाजिमों की तरक्की, लेबर्स की तरक्की, कामदारों की तरक्की, समाज की तरक्की, समाज की तरक्की यानी मुल्क की तरक्की। तीसरा हम देखेंगे ध्येय सिद्धि, गोल अचीव करना, मकसद को हासिल करना।
कि ज़्यादा से ज़्यादा सामानों का इस्तेमाल कर कर ही हम हमारे मकसद को हासिल कर सकते हैं, और इन ज़्यादा से ज़्यादा सामानों का इस्तेमाल हो और जल्द से जल्द हम हमारे मकसद को हासिल कर लें, ये देखने की जिम्मेदारी, ये काबू करने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारे मुलाजिम की, हमारे मैनेजर की, कि ये ज़्यादा से ज़्यादा वसाइलों का यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। उन वसाइलों का यूज़ कर कर, इस्तेमाल कर कर क्या हम हमारे गोल तक पहुँचेंगे? ये सवाल एक मैनेजर को खुद से करना है और उसका जवाब भी खुद ही बनाना है। वो जवाब उसको मैं या आप नहीं देंगे। अच्छा, धंधानी सफलता माटे उपयोगी, कारोबार की कामयाबी के लिए ज़रूरी। भैया मुलाजिम की ज़रूरत क्या है? क्यों इसको रख रहे हो? नहीं रखोगे तो नहीं चलेगा, मालिक कर लेगा ना मुलाजिमत। तो जवाब आया नहीं चलेगा, मुलाजिम की ज़रूरत है। क्यों है? क्योंकि हर एक छोटी से छोटी कंपनी चाहती है कि उसकी तरक्की हो, उसका कद बढ़े, वो लोकल से पहले नेशनल बने, फिर नेशनल से वो इंटरनेशनल बने, उसकी क्वालिटी हो, एक नाम बने, ब्रांड बने, ज़्यादा प्रॉफिट हासिल करे। ये सब करने के लिए उसको एक बेस्ट, एक बेहतर मुलाजिम की, मैनेजर की, संचालक की ज़रूरत पड़ेगी। तो कारोबारी इकाई के लिए, उसकी कामयाबी के लिए कौन ज़रूरी है? संचालक ज़रूरी है, मैनेजर ज़रूरी है, उसका काम यानी संचालन ज़रूरी है, मैनेजमेंट ज़रूरी है। रोजगारीनी तकों વધારો, रोजगारी के मौक़ों में इजाफा। देखो, जितनी कंपनी की तरक्की होगी उतना कंपनी को ज़्यादा कामदारों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसका कद बढ़ेगा। ठीक है, अब ये रोज़गार इकाई किसको देगी? हमको देगी, मतलब समाज के लोगों को देगी। अब समाज के लोगों को रोज़गार मिलेगा, इससे क्या होगा? समाज की जो दूसरी प्रॉब्लम्स है, गरीबी, भूखमरी, बेरोज़गारी, ये सब खत्म होगी, कम होगी। तो रोज़गारी की मौक़ों में इजाफा करने का काम कौन करता है? कंपनी करती है। किसके थ्रू? मुलाजिम के थ्रू। कैसे? मुलाजिम ने बेस्ट काम किया, कंपनी की तरक्की हुई, कंपनी का कद बढ़ा, तो कंपनी में हमको ज़्यादा लेबर्स की, कामदारों की ज़रूरत पड़ी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, नफ़ा में वृद्धि, प्रॉफिट ग्रोथ। हम 11वीं में, आपको याद होगा, हमारी पहली ही लाइन थी, धंधा के एकम सामान्य रीते नफाना हेतु थी कार्य करे छे, है ना, कि भाई कोई भी कारोबार हो, कोई भी इकाई हो, कोई भी कंपनी हो, उसका जनरल मकसद क्या होता है? नफ़ा हासिल करना। क्यों? क्योंकि नफ़ा हासिल करेंगे वो तभी तो उनका कद बढ़ेगा, नफ़ा हासिल करेंगे तभी तो उनकी तरक्की होगी, नफ़ा हासिल करेंगे तभी तो आपका प्रमोशन होगा, है ना। आपका प्रमोशन होगा, ज़्यादा नफ़ा मिलेगा, तभी तो वो समाज को कुछ हेल्प कर सकेंगे, मदद कर सकेंगे। लेकिन ये नफ़ा में वृद्धि किस तरीके से होगी? सिर्फ मेरे कह देने से तो नहीं होगी। ये नफ़े में इजाफा, नफ़े में वृद्धि एक बेहतर संचालक की अपनी अंदरूनी सूझ और अपना जो अंदरूनी हुनर है उसके बलबूते पर होगी। क्योंकि जितना ज़्यादा नफ़ा उतना समझो कि बेहतर काम है मुलाजिम का, और जितना कम नफ़ा उतना समझो कि भाई अब मुलाजिम को खुद पे काम करने की ज़रूरत है। सामाजिक लाभ, समाजी फ़ायदे, जैसे आप चार्ट में भी देख सकते हो शायद, कि कोई कंपनी है, मसलन रिलायंस और विप्रो ले लेते हैं, अभी इनको ज़्यादा नफ़ा हासिल होता है, तो ये उस नफ़े में से कुछ परसेंट, कुछ हिस्सा समाज के लोगों के लिए, समाज की भलाई के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मसलन कुछ स्कूलें खोल देना, स्कूलों में डोनेशन देना, डोनेट करना पैसे, या फिर कुछ बच्चों को गोद ले लेना, कुछ अनाथ आश्रम का, कुछ वृद्धाश्रम का, यतीम खाने वगैरह का खर्चा उठाना।
कुछ हॉस्पिटल्स में दान करना। ये क्या हुआ? समाजी फ़ायदा हुआ ना। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुलाजिम के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये मुलाजिम को ही इसका क्रेडिट देंगे हम, क्योंकि एक बेहतर मैनेजर कंपनी को बेहतर नफ़ा दिला रहा है और उस बेहतर नफ़े से खुश होकर उसका जो मालिक है वो अपना कुछ हिस्सा डोनेट कर रहा है। तो ये जो कॉन्ग्रेचुलेशन हमें करना हुआ था, हम किसको करेंगे? मालिक को तो करेंगे ही कि भाई थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप इतना बेस्ट काम कर रहे हो। लेकिन मेरे हिसाब से हमको तो मैनेजर को भी करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि आप और मैं सोच रहे हैं उतना आसान काम नहीं है मैनेजमेंट मुलाजिमत। आपको अलग अलग दिमाग के लोगों को एक साथ में लेकर चलना है, एक वक्त पर लेकर चलना है, एक ही मकसद हासिल करवाने के लिए उनसे काम करवाना है, जो कि इतना आसान नहीं है। अब इसमें हमारा लास्ट पॉइंट है राष्ट्रीय हेतु, कौमी मकासद या मकसद। कौमी मकसद जैसे अभी हमने देखा इसके पहले वाले पॉइंट में कि भाई रोज़गारी मिलेगी यानी बेरोज़गारी दूर होगी, अच्छा लोग बेहतर ज़िंदगी जिएंगे, उनकी लाइफस्टाइल चेंज होंगी, समाज को फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो समाज को, लोगों को जो फ़ायदा पहुंच रहा है उसका सीधा असर कहाँ होगा? हमारी माशी तरक्की पे, हमारे आर्थिक विकास पे। आर्थिक विकास पर असर हुआ, इसका सीधा असर किस पर होगा? राष्ट्रीय विकास पर, हमारी कौमी तरक्की पर। तो जो पैसे हम कमा रहे हैं या कोई कंपनी कमा रही है, उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ़ायदा हम हमारे मुल्क को भी पहुंचा रहे हैं। तो हमको एटलीस्ट, हमको मतलब मुलाजिम को, मैनेजर को एटलीस्ट ना खुद के लिए ना इकाई के लिए, तो अपने मुल्क की जिम्मेदारी समझकर अपने काम को बेहतर तरीके से करना है। और इसीलिए जो मुलाजिम का काम है इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है संचालन में, क्योंकि हमने देखा उसके कंधों पर इकाई की जिम्मेदारी तो है ही, जो लेबर्स अपने यहाँ काम कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी तो है ही, साथ में उस पर समाज की और कौम की, मुल्क की जिम्मेदारी भी आ जाती है। थैंक यू।